उसमें जी जी। तो उसके ऊपर क्या वित्त मंत्रालय का कोई ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है? क्योंकि उस पैसे का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, वो तो ना तो उसका टैक्स है, ना वो मेन स्ट्रीम में है कि, और ये तो अगर वो पैसा बाहर है तो वो फीमा का उल्लंघन भी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो लिस्ट आई वो आज जो 6 साल पुरानी हो चुकी है, इतना पीछे जाके इन्वेस्टिगेशन करना और इतने बड़े बड़े नामों को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लेके आना, तो ये एक तरह से इंडस्ट्री के लिए बहुत डिस्करेजिंग हो सकता था। सरकार को वहां पे भी फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, और ऐसे पावरफुल नाम भी हैं उसके अंदर कि जिनके ऊपर हाथ लगाते हुए भी जो पॉलिटिकल क्लास है वो डरता है, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव के टाइम चंदा भी उनको चाहिए उनसे। जो पीछे का सच है। हाँ, जो सच है, और थोड़ा सा बैलेंस आउट करना भी पड़ता, आसान नहीं है किसी के खिलाफ कुछ प्रूव करना। आज एक लिस्ट आ गई कहीं से, एक्सेल शीट आ गई और आपने कहा ये सच्ची है। एक्सेल शीट आज एक मैं बना के फ्लोट कर सकता हूँ अपनी मन मर्जी से, तो उसको सत्यापित करवाना। और दूसरा, ये जितने भी टैक्स हेवंस विश्व में बने हुए हैं, ये बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते हैं आपकी टैक्स एजेंसीज। आप जाएंगे, आप उनसे पूछें कि भाई नाम दे दो, कौन इंडियन, उनके पासपोर्ट नंबर दे दो। अरे उनकी दुकान है, वो अपनी दुकानदारी क्यों खराब करेंगे? अगर उन्होंने नंबर और पैन नंबर और ये सब नेम शेयर कर लिए इंडियन एजेंसी से, तो वहां पे कौन 1 रुपए अपना पार्क करेगा? उसी दिन उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए कॉपरेशन नहीं है इंडियन टैक्स एजेंसी से, तो ये आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा होने जाने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलता है। ये सवाल मैं यशु जी आपसे ही पूछूंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जाएंगे। हमारे मेहमान और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आवाम के पास हैं मुद्दे, मुद्दे जो जुड़े हैं भ्रष्टाचार से, मुद्दे जो जुड़े हैं अपराध से। जनता की उम्मीदों से जुड़ा एक बुलेटिन जो अभिव्यक्त करता है उनके विचारों को। आवाम की आवाज, सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। देखनी हो अगर बीट टाउन की रंगीनियां, या फिर जाननी हो फिल्मी खबर कोई, पर्दे के पीछे का देखना हो कमाल, या फिर स्टार्स की जलवों का हो धमाल, सेलिब्रिटी से जुड़ी गॉसिप्स, लिंकअप्स एंड इंटरव्यूज, या फिर हॉट एंड लेटेस्ट फिल्मी रिव्यूज, सब कुछ मिलता है यहाँ, क्योंकि यही है आपका टिकट टू बॉलीवुड। देखिए बी टाउन हलचल सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। एक देश खुशहाल तब होता है
जब देश का अन्नदाता खुशहाल हो। और किसानों की खुशहाली के लिए ओरियल की नई पहल। हम लाए हैं किसान भाइयों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें होगी खेती की नई नई तकनीक की जानकारी। हमारे साथ होंगे कृषि वैज्ञानिक जो देंगे आधुनिक खेती की जानकारी। खेती और खेत की मिट्टी से जुड़ी हमारी खास पेशकश कृषि और किसान। आप देख रहे हैं आम बजट के ऊपर बहस, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि आम बजट के अंदर वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने किस तरह के प्रावधान किए हैं और क्या ये बजट आम आदमी के लिए बना है या फिर नहीं। इसके ऊपर विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी लाजमी थी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है और इसके अलावा बलबीर पुंछ ने, बीजेपी नेता, दोनों बीजेपी नेताओं का क्या कहना रहा, सुनिए आप। एक ऐसी सरकार का विदाई बजट है जो कि चुनाव के संगीत के साथ लोगों को सुनाई पड़ रहा है। इसमें दोनों चीजें हैं। कंफ्यूजिंग बजट है। ऐसी नॉन परफॉर्मिंग सरकार जो सरकार की पिछले 9 सालों से किसी तरह का किसी भी क्षेत्र में परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, वो एक स्काई लैब बजट लेकर आई है और वायदों का पिटारा लेकर आई है, पूरी तरह से प्रोमिसेस का पिटारा लेकर आई है जिसे पूरा कर नहीं सकती। मैं मानता हूं कि यह बजट जो है स्काई लैब बजट है और ऐसे अर्थशास्त्रियों का बजट है जो जमीन शास्त्र से कटे हुए हैं। This is a highly disappointing budget because the sentiment in the market and atmosphere in the economy is so bad that there is absolutely no scope for growth. And the budget is an instrument through which the government can kickstart the economy. This is a purely an accountant's work with shops here, with little tax here and there. But the primary objective of the budget is that it should be able to ignite the economy, and their fate is going to become worse. This is a very, very disappointing budget. इस तरह की प्रतिक्रिया मिलना लाजमी था। विपक्ष है और आलोचना तो होगी ही होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान अमित जी, यशु जी और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पहले हम अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। यशु जी, बाद में आते हैं आप लोगों के पास। अमित जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रमेश रंजन और प्रेम उपाध्याय, रमेश आपके पास पहले आएंगे। टैक्स को लेकर क्या चर्चाएं हैं लोगों के अंदर कि जो छूट की बात चल रही थी वो नहीं दी गई है, लोगों को खेद है इस बात का, दुख है कि जो उम्मीद वो कर रहे थे चिदंबरम साहब से वो उम्मीद पूरी नहीं हुई इनकी। जी, जाहिर सी बात है, देश की आधी आबादी की बात करें तो वो बजट का मतलब ही यही जानता है कि टैक्स में उनको छूट मिलेगी, जिसमें कोई राहत नहीं दी गई है। तो इसको लेके आम जनता जो है काफी निराश है और बाजार जिस तरह से नीचे की तरफ गया है, वो बाजार भी कह सकते हैं कि निराश, क्योंकि जब बजट पेश करने जब जा रहे थे तो जिस तरह से बाजार ऊंचाई छू रहा था, निफ्टी और बीएसई की बात करें, लेकिन जैसे ही बजट भाषण खत्म हुआ तो बाजार की हालत देखे नीचे गिरते जा रहा है। तो जो बाजार भी उम्मीद लगाए रखा था और आम जनता जो सरकार से उम्मीद लगाए रखी थी उनको राहत मिलेगी, कोई राहत नहीं दी गई। सिर्फ 2000 रुपए का जो झुंझुना थमाया गया उससे लेकर जनता काफी निराश है, क्योंकि जितना राहत दी गई है उससे ज्यादा एक मोबाइल फोन पे, वित्त मंत्री ने साफ कहा कि 2000 से ज्यादा के मोबाइल फोन पे टैक्स लगेगा, 6% ज्यादा देना होगा अब।
तो जितनी साल भर में राहत मिली, आप एक महंगा मोबाइल खरीदेंगे उतना जेब से निकल जाएगा। तो इस तरह से जो बाजीगरी कही गई है उसको लेके न केवल आम जनता बल्कि जो जितने विपक्षी दल है या फिर सहयोगी दल है जो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं वो भी सरकार पे निशाना साध रहे हैं। घनश्याम, प्रेम, आपके पास आएंगे। लोगों की प्रतिक्रियाएं टैक्स छूट को लेकर, नहीं कोई छूट नहीं दी गई, बिल्कुल वही रखी गई है जो पिछली बार थी। देखिए, जो टैक्स छूट को लेकर प्रतिक्रिया है, मैं फिक्की में हूं। यहाँ पे औद्योगिक इकाइयों के जो लोग हैं वो हैं, उनका कहना है कि ये पूरी तरह चुनावी बजट है, आम लोगों का बजट है। इसमें टैक्स छूट को अगर बढ़ाया नहीं गया तो घटाया भी नहीं गया है। तो माना जा रहा है कि ये जो बजट है इसमें पी चिदम्बरम ने सभी को खुश करने की कोशिश की है। खासतौर पर सुपर रिच की जो कैटेगरी बांध दी है, 1 करोड़ रुपए सालाना आय से अधिक वाले लोगों को सुपर रिच माना जाएगा। तो उनके ऊपर अगर कोई टैक्स इम्पोज किया भी जाता है तो उन्हें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी महंगाई के जमाने में पी चिदम्बरम ने अगर किसी को छुआ नहीं है तो किसी को छेड़ा भी नहीं है। ये बजट आमतौर पर जो वित्तीय घाटा है उसको बचाने के लिए घटाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वित्तीय घाटा जो है वो अभी और बढ़ सकता है इस बजट के बाद से, क्योंकि सरकार के पास कोई रोड प्लान है ही नहीं कि पैसा कहां से आएगा। जी घनश्याम। चलिए प्रेम, रमेश आप बने रहिए, आपके पास आएंगे। यशु जी, आपसे सवाल जो हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, जो ब्लैक मनी अगर भारत में आता है, वो मेन स्ट्रीम में आता है, तो आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा सुधार होगा? और जिस रेवेन्यू जनरेशन की बात करती है सरकार बार बार कि उनके पास फंड नहीं है, वो कहां से सब्सिडी दे, वो कहां से आपके पेट्रोल को सस्ता करें, आपके डीजल को सस्ता करें, तो आपको लगता है कि अगर वो मेन स्ट्रीम में आता है तो कुछ सुधार की गुंजाइश है यहां पर? मिस्टर कौशिक, आपने एक ही बार में बहुत अच्छे 2 सवाल करे हैं। यहां इश्यूज 2 हैं। पहला ये कि वित्तीय घाटा कैसे कम किया जाए, सब्सिडीज कैसे बेटर की जाए, जहां पर जरूरत है वहां तक पहुंचे, और दूसरी बात ये कि जो काला धन बाहर पड़ा है वो कैसे हिंदुस्तान में आए। अब देखिए, जो काला धन, सो कॉल्ड काला धन हम कहते हैं कि बाहर पड़ा है, ना आज तक उसका कोई सही अनुमान हमारे पास है, ना ही कोई सही नाम हमारे पास है। हम कभी उसको 100 लाख करोड़ कह देते हैं, कभी हम 1000 लाख करोड़ कह देते हैं। लेकिन इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर जो पैसा हिंदुस्तान से लीक किया जाता है और बाहर पार्क कर दिया जाता है, उस पैसे को हिंदुस्तान में ले आया जाए तो कम से कम 2 इंच मोटी परत सोने की मैं आपको हिंदुस्तान की सड़कों पर दिखा दूंगा। यह तो एक बात रही जी। दूसरी बात यह कि जब हम टारगेट करते हैं ब्लैक मनी, उस समय यह क्यों नहीं सोचा जाता कि जिस व्यापारी वर्ग के बारे में हम सोचकर प्रीसपोज करके इस बात को आगे चलाते हैं, क्या उस व्यापारी वर्ग ने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल रखी जिनके अंदर मिड डे मील्स, हॉस्पिटल्स जी, स्कूल्स जी, और ऐसी न जाने कितनी ही संस्थाएं चल रही हैं, धर्मशालाएं चल रही हैं जहां पर उन चीजों को मेंटेन किया जा रहा है। आज एक समय है जब बजट तो सिर्फ एक पहलू है पूरे साल के अंदर एक बार, जब भारत सरकार हमें बताती है आगे बढ़ के कि देखिए साहब, पिछले साल में हम ये सब कर चुके हैं, आगे आने वाले समय में ये करना चाहते हैं, और ये पैसे की इस समय व्यवस्था है, ये हमारा पैसे का हिसाब किताब है। लेकिन क्यों नहीं इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सच के ऊपर पूरा ध्यान एक बार केंद्रित किया जाए कि काला धन कहां से जनरेट हुआ और जो बाहर गया इतना सारा वो है किसका। ये बात तो हम पुकार के कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का व्यापारी है उसका दम घुट रहा है, वो काम ही नहीं कर पा रहा, चारों तरफ से बना हुआ है, मजबूर है वो ले जाने, मजबूर है वो ले जाने का। तो सवाल तब आता है साहब जब उसके पास इतना सारा जनरेट हो जाए। अगर उसको हर तरफ से बांध दिया गया, एक मैन्युफैक्चरर, मेरे पास कितने ही केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर आदमी कहता है कि साहब मैं साल में 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख 60 लाख का माल बेचकर अपना काम चलाया करता था, लेकिन आयात के जरिए सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल ऐसा हिंदुस्तान में अवेलेबल हो गया इतने सस्ते दामों के ऊपर जिसका मैं कंपटीशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्वालिटी में गिरा नहीं सकता, जाहिर है, और सस्ता में बेच नहीं सकता, तो मैं करूं क्या। अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो शायद नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं कि ब्लैक मनी जो थोड़ा बहुत सरकार के दिमाग में है कि आम आदमी के जरिए जनरेट होती है, वो खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ जीडीपी के अंदर जबरदस्त इजाफा आएगा। बिल्कुल, जब उस आदमी को हिंदुस्तान में माल बेचने को मिलेगा।
देश का पैसा देश के काम आएगा, क्यों नहीं। अब बात आती है ये कि जब ब्लैक मनी हिंदुस्तान में आ जाए, सो कॉल्ड ब्लैक मनी जो बाहर पार्क्ड है, जब वो हिंदुस्तान में आ जाए तो यहां हो क्या सकता है होने को। आज ये देखिए, खुद चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि जो हम इस समय पिछड़े वर्ग की डेफिनेशन है उसको चेंज करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि इंटरनेशनल हाईवे से वो कितना दूर है, हम उसको ये अंदाजा लगाएंगे कि यहां लिटरेसी की क्या